सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एनसीईआरटी ज्योग्राफी। ठीक है दोस्तों, क्लास छठी की हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और जो आज का हमारा पहला चैप्टर है वो है सौरमंडल में पृथ्वी। एकदम डिटेल के साथ चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फोकस ऑन स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके एकदम सीक्वेंस में डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे 6 to 12 मतलब 6 to 12 सभी सब्जेक्ट की एकदम सीक्वेंस में वीडियो अपलोड की जाएंगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसा कि देख सकते हैं, हमारे पास पहला चैप्टर है वो सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, जो एनसीईआरटी कक्षा छठवीं की ज्योग्राफी है। एकदम सीक्वेंस के साथ डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एकदम कीवर्ड्स पे ध्यान ध्यान देंगे, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पूर्णिमा। ठीक है, ये कीवर्ड्स है। नेक्स्ट है अमावस्या। ठीक है दोस्तों, एकदम मतलब ट्रिकली वाइज इसको खत्म करेंगे, जो बहुत ही आसानी से आपको माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एकदम ट्रिकली वाइज इसको कवर करेंगे, जो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पूरा बुक आसानी से याद हो जाएगा, कंसेप्ट के साथ हम कवर करेंगे। पहला कीवर्ड है पूर्णिमा, नेक्स्ट है अमावस्या, और जो थर्ड है यहाँ पे देख सकते हैं खगोलीय पिंड। ठीक है, थर्ड क्या है? खगोलीय पिंड। और जो नेक्स्ट है वो है तारा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं तारा। तो पहला कीवर्ड पे एकदम डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। चलिए, और एनसीईआरटी के आपको नोट्स कैसे क्रिएट करना है एनसीईआरटी ज्योग्राफी की जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके आगे आपको बताने वाला हूँ। तो पहला कीवर्ड से यहाँ पे पूर्णिमा। यहाँ पे देख सकते हैं पूर्णिमा। तो पूर्णिमा इसको कह सकते हैं फुल मून। ठीक है, फुल मून आखिर किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है। ठीक है, पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं, तो जिसको इंग्लिश में फुल मून भी कह सकते हैं। ठीक है, फुल मून मतलब पूर्णिमा कह सकते हैं। चंद्रमा में दो क्रियाएं होती हैं, अमावस्या और पूर्णिमा। ठीक है दोस्तों, जो एक महीने में 2 बार होती हैं। पूर्णिमा और अमावस्या एक महीने में 2 बार होती है, 15-15 दिन के अंतराल पे। तो पहला कीवर्ड है पूर्णिमा। पूर्णिमा आखिर किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए इसका जो एडजेक्ट जो डेफिनेशन है वो कह सकते हैं, मान लीजिए सूर्य है। ठीक है, ये है मून है और ये अर्थ। ठीक है, तो डायरेक्टली डेफिनेशन कैसे बनेगा, यहाँ पे बहुत ही आसानी से जो डेफिनेशन आपको याद हो जाएगा। तो कह सकते हैं जब सूर्य, ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो उसे फुल मून कहते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश एग्जैक्टली चंद्रमा के आधे भाग पे सतह पे पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो उसे फुल मून कह सकते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड है हमारे पास अमावस्या। ठीक है, अमावस्या किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जो अगर उल्टा कर देंगे तो अमावस्या का डेफिनेशन हो सकता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, ठीक है दोस्तों, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाएगी? पृथ्वी आ जाएगी, तो उसे अमावस्या कह सकते हैं, न्यू मून कह सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, ठीक है दोस्तों, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच अर्थ आ जाए तो उसे हम अमावस्या कह सकते हैं। आपका ये सेकंड डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कीवर्ड है वो देख सकते हैं खगोलीय पिंड। ठीक है दोस्तों, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों, ये यूपीएससी से रिलेटेड है। आपको एनसीईआरटी की एकदम छठवीं की एकदम कंप्लीट नोट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे इस वीडियो के अपलोड होने के 2 घंटे बाद। ठीक है दोस्तों, तो आप वहां से एकदम सीक्वेंस में डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हमारे पास खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? ठीक है, आखिर खगोलीय पिंड होते क्या हैं? तो एनसीईआरटी ने यहाँ पे देख सकते हैं बताया है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं, ठीक है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। और इसके आगे मैं नोट्स पढ़ाऊंगा, उसमें एकदम डिटेल से कवर कर दूंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? जब सूर्य और चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो कीवर्ड है वो है तारा। ठीक है, तारा किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं। ठीक है, ये गैसों से बने होते हैं तथा इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती हैं, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, तथा इन खगोलीय पिंडों को तारा कह सकते हैं। और सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। फ्रेंड्स, अब इसी को हम नोट्स के अनुसार देख लेते हैं कि नोट्स में कैसे मैंने बनाया है, और आपको एक माइंड मैप मिल जाएगा कि नोट्स कैसे क्रिएट करना है आखिर। ठीक है, तो चलिए सीधा नोट्स पे चलते हैं कि मैं अपने नोट्स पे आ गया हूँ। आपको नोट्स कैसे मेकिंग करना है। सो फ्रेंड्स, हमने जो अभी पढ़ा जो टेक्स्ट बुक था, अब एकदम नोट्स के सारे देखते हैं कि नोट्स कैसे बनाना है टेक्स्ट बुक से। ठीक है दोस्तों, यदि आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप और टेलीग्राम का, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं और टेक्स्ट बुक एकदम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कैसे पीडीएफ मैंने बनाया है, कैसे नोट्स मैंने बनाया है। तो सौर मंडल में पृथ्वी जो चैप्टर आपने पढ़ा था अभी टेक्स्ट फॉर्म में, अब वो पीडीएफ फॉर्म में पढ़ते हैं उसी को। ठीक है, कैसे नोट्स मेकिंग करना है।
तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखने होते हैं। जैसे पहला कीवर्ड है खगोलीय पिंड, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं खगोलीय पिंड। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के आसमान में चमकती हैं या चमकती हुई प्रतीत होती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल भी लिख लेना है आपको नोट्स में। सूर्य, तारे, उल्कापिंड, ध्रुव तारा आदि को हम क्या कह सकते हैं, खगोलीय पिंड कह सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों जो अगला वो है तारों का समूह, ठीक है, नक्षत्र मंडल। डायरेक्टली चलते हैं नक्षत्र मंडल पे, ठीक है दोस्तों। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, जो अगला पॉइंट है हमारे पास नक्षत्र मंडल। तो फ्रेंड्स मैंने देखिए वन शॉट में लिखा है नक्षत्र मंडल तारों का समूह, ठीक है। आपको ये नहीं लिखना है कि वह आकाशीय पिंड जो तारों का समूह होता है नक्षत्र मंडल कहलाता है, ऐसा नहीं लिखना है नोट्स में, ठीक है, क्योंकि नोट्स बना रहे हैं आप, बुक नहीं बना रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। तो नक्षत्र मंडल दोस्तों ये यूपीएससी का मैंने नोट्स बनाया है क्लास 6 का। तो आप मेरे साथ क्लास 6 to 12 ये बुक पढ़ना चाहते हैं एकदम ट्रिकली वाइज, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है नक्षत्र मंडल किसे कह सकते हैं, तो तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। इससे एग्जैक्टली पता चलता है कि वह तारा, ठीक है दोस्तों, जो एक से अधिक मतलब नक्षत्र मंडल एक से अधिक समूह में उसे नक्षत्र मंडल कह सकते हैं, सिंपली से, ठीक है, सिंपली उसे तारों का समूह उसे कह सकते हैं नक्षत्र मंडल, ठीक है, कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है अर्सा मेजर, ठीक है, अर्सा मेजर, बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है, ठीक है दोस्तों। आपको बताऊंगा बिग बियर किसे कहते हैं, जिसे सप्तऋषि भी कह सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, अर्सा मेजर का एक भाग है। जो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अगला जो पॉइंट है हमारे पास, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन सा है, तो कह सकते हैं सप्तऋषि, ठीक है दोस्तों, जिसमें 7 मतलब तारा होते हैं, जिसे 7 ऋषि भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों, सप्तऋषि कहलाते हैं। यह नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, ठीक है दोस्तों। जो सप्तऋषि है वो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। फ्रेंड्स जो अगला देख लेते हैं ध्रुव तारा, ठीक है दोस्तों, ध्रुव तारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसके आगे एकदम चित्र के साथ एकदम डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो प्राचीन काल में लोग रात्रि में दिशा निर्धारण के लिए तारों का सहायता करते थे, ठीक है दोस्तों, तारों की सहायता लेते थे। उत्तरी ध्रुव तारा जिसे ध्रुव भी तारा कह सकते हैं, उत्तरी तारा भी कह सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, उत्तर दिशा का बोध कराता है, ठीक है दोस्तों। जो ध्रुव तारा होता है वो उत्तर दिशा का बोध कराता है, आपको ध्यान रखना है, इसे ध्रुव तारा कह सकते हैं, ठीक है। मतलब प्राचीन काल में मतलब कहीं लोग गुम हो जाते थे या कहीं किसी समुद्री मार्ग पर निकलते थे, तो रास्ते का पता करने के लिए ध्रुव तारे को पहचाना जा सकता है, ठीक है दोस्तों। और इसी तारे को पता करते थे नॉर्थ दिशा ज्ञात करने के लिए। सो फ्रेंड्स हम आ गए हैं चित्र पे, ध्रुव तारा के चित्र पे, यहाँ पे देख सकते हैं ये ध्रुव तारा, ठीक है दोस्तों। जो एक मैंने इमेज लगाई है वो ध्रुव तारा की, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपको पता हो कि ध्रुव तारा ये है, अब ध्रुव तारा की स्थिति कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि ये नॉर्थ में ही है। तो मान लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे ये है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है दोस्तों। हमेशा मैप में जैसे मान लीजिए भारत का नक्शा है, जैसे ये भारत का नक्शा होता है, ठीक है दोस्तों, ये भारत का नक्शा है, तो आप कैसे दर्शाते हैं, हमेशा ईस्ट जो असम की तरफ अरुणाचल प्रदेश के तो ईस्ट होता है, ठीक है, तो मैप में हमेशा ईस्ट इधर दर्शाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वेस्ट इसके सीधा जस्ट, और नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे, ठीक है, दक्षिण में क्या है, साउथ मतलब श्रीलंका है, आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ध्रुव तारा होता है हमेशा नॉर्थ दिशा में होता है, ठीक है दोस्तों, ध्रुव तारा नॉर्थ दिशा में होता है, आपको ध्यान रखना है। और जब एक दिशा पता चल जाता था पुराने व्यक्तियों को, तो वो सभी दिशा ज्ञात आसानी से कर सकते थे। तो मैंने अभी अभी कहा कि सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा को आसानी से पहचाना जा सकता है, तो वो कैसे पता करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने नोट्स में आपको पढ़ा दिया है कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड सी भी हो सकता है, अर्सा मेजर और बिग बियर का भाग है, ठीक है दोस्तों। ऐसे आपको नोट्स मेकिंग करना है। अब देखिए यहाँ पे ध्रुव तारा है फ्रेंड्स, मैंने बताया कि जो सप्तऋषि में कितने तारा होते हैं, टोटल 7 तारे, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ध्रुव तारे में सप्तऋषि तारा मंडल में कितने होते हैं, 7 तारे होते हैं। और मैंने तारा मंडल का भी आपको डेफिनेशन बताया था कि तारा मंडल किसे कह सकते हैं, तो कह सकते हैं कि वह तारा मंडल, ठीक है, जिसमें एक से अधिक तारा हो, एक से अधिक तारा का समूह हो, उसे तारामंडल कह सकते हैं। तो ये सप्तऋषि क्या है, तारामंडल, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 तारों का समूह है, मतलब 7 तारों का ग्रुप है, इसे तारामंडल आसानी से कह सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब कैसे पता करेंगे कि ध्रुव तारा कौन है, कोई अनजान व्यक्ति है तो कैसे पता करेगा कि वो ध्रुव तारा है। सो फ्रेंड्स आप नॉर्थ दिशा में रात को देखेंगे स्वच्छ आकाश में, तो यहाँ पे जो 2 तारे हैं लास्ट में, ये 5 तारे को छोड़ के, 5 जो तारा है उसको जो नीचे 2 तारा है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 तारे को छोड़ के एकदम काल्पनिक रेखा यदि बनाएंगे तो ध्रुव तारा आसानी से दिख जाएगा, ठीक है दोस्तों। काल्पनिक रेखा बनाना है 2 तारे को लेकर, तो आप ध्रुव तारे को आसानी से देख सकते हैं, यही ट्रिक है। अब फ्रेंड्स सीधा हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया कि जो सप्तऋषि उसमें 7 तारे हैं, और 7 तारे को मतलब भारतीय इतिहास की दृष्टि से दोस्तों 7 ऋषि माना गया है। यहाँ पे देख सकते हैं सप्तऋषि में 7 ऋषि होते हैं, ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और ये 7 ऋषि का नाम क्या है यहाँ पे दिखाया गया होगा, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको नोट्स में, मैंने बनाया है नोट्स, ठीक है दोस्तों।
तो ध्रुव तारा किसे कहते हैं, आपको कोई पूछे कि ध्रुव तारा किसे कह सकते हैं, तो कह सकते हैं कि नॉर्थ दिशा में उगने वाला एकमात्र तारा, ठीक है, नॉर्थ दिशा में मतलब निकलने वाला एकमात्र तारा जो सप्तऋषि की सहायता से देखा जा सकता है, ध्रुव तारा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसका इतिहास यदि कोई पूछे कि इसका इतिहास क्या है, तो आप बता सकते हैं कि प्राचीन काल में मतलब जब व्यक्ति यदि किसी भ्रमण या समुद्री नाव में कहीं जाते थे घूमने के लिए, तो यदि मार्ग भटक जाते थे तो स्वच्छ आकाश में ध्रुव तारा को देख के सभी दिशाओं का ज्ञान बोध कर लेते थे, ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। कुछ रोचक बातें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये मिस नहीं करना है, एनसीईआरटी जब भी पढ़ें तो साइड में एक कॉर्नर पे दिया रहता है कुछ रोचक बातें, ठीक है दोस्तों। ये शब्द वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, ठीक है दोस्तों। अभी मैं आपको सोलर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो एकदम डिटेल के साथ आपको पढ़ाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे पिंडों से बनी पट्टियां, पृथ्वी के इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। हमने अधिकांश पढ़ा है कि जुपिटर के चारों ओर छल्ले, जैसे मान लीजिए कि जुपिटर ग्रह है तो इसके चारों ओर छल्ले होते हैं, तो नहीं फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के हिसाब से इन तीनों ग्रह मतलब जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के आधार इन तीनों के चारों ओर छल्ले होते हैं। आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी से रिलेटेड टॉपिक है। जो अगला कीवर्ड्स देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है ग्रह, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स मैं टोटल इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कंप्लीट करा रहा हूँ, जहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। मेरा जो नोट्स है वो अवेलेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार नोट्स मेरा देखिएगा तो यकीन कर सकते हैं। अब अगला कीवर्ड से ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ग्रह किसे कह सकते हैं, तो इसे परिभाषा देख लेते हैं, इसके बाद हम नोट्स में भी देखेंगे ग्रह किसे कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। मैंने इसे बताया कि तारा किसे कहते हैं, तो तारा में अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है, उसे तारा कहते हैं। लेकिन ग्रह किसे कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, इसलिए उसे ग्रह कहते हैं। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित हो सकते हैं, वह पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो कुछ खगोलीय पिंड में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वह दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वह ग्रह कहलाते हैं। आपको ध्यान रखना है, प्लेनेट कहलाते हैं, ठीक है। ग्रह शब्द अंग्रेजी के प्लेनेट, ठीक है, प्लेनेट कहा जाता है, आपको पता है, और ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द का बना होता है, ठीक है। तो दोस्तों जो ग्रह शब्द है ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके माइंड में उठता हुआ, ग्रीक भाषा का ही प्रयोग क्यों करते हैं। आपने देखो कि साइंस की दुनिया में ग्रीक भाषा ही का उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स ग्रीक भाषा का हम लोग इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है, ठीक है। और डेड लैंग्वेज उसे कहते हैं जो मतलब काफ़ी समय से उसमें कोई बदलाव नहीं किया होगा, ठीक है। डेड लैंग्वेज किसे कहते हैं, जिसमें उस भाषा में काफ़ी समय से कोई बदलाव ना किया गया हो, उसे डेड लैंग्वेज कह सकते हैं। और आगे भी यही मानना है साइंटिस्टों का कि ग्रीक मतलब भाषा है जो है डेड लैंग्वेज, जो इसमें कभी भी कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए साइंस की दुनिया में दोस्तों जो फैक्ट्स होते हैं उसको ग्रीक भाषा में लिखा जाता है, क्योंकि इसका कोई आगे बदलाव या कोई परिभाषा इसे कोई बदल नहीं सकता, इसलिए ग्रीक भाषा का उपयोग करते हैं। आपको सीधा ध्यान रखना है कि ये डेड लैंग्वेज है, ठीक है दोस्तों, डेड लैंग्वेज है जिसमें कोई बहुत सालों से या बहुत वर्षों से कोई भी बदलाव नहीं हुआ, उसे डेड लैंग्वेज कह सकते हैं। ग्रीक भाषा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ग्रह शब्द ग्रीक भाषा का प्लेनेटाई शब्द से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ हो सकता है परिभ्रमक, ठीक है, परिभ्रमक कह सकते हैं। जो चारों ओर घूमना मतलब परिभ्रमक कहलाता है ग्रीक भाषा में। फ्रेंड्स जो आपने अभी पढ़ा जो टेक्स्ट बुक में, अब उसको हम पीडीएफ या मतलब नोट्स के सहारे देखते हैं कि मैंने नोट्स कैसे क्रिएट किया है। आपको भी ऐसे ही नोट्स क्रिएट करना है, बहुत अच्छा नोट्स क्रिएट करना है। तो मैंने अभी बताया टेक्स्ट फॉर्म में ग्रह किसे कहते हैं, वह खगोलीय पिंड जिसका स्वयं की ऊष्मा वह प्रकाश नहीं होता है, ग्रह कहलाता है। देखिए कितना शॉर्ट भाषा में लिखा गया है। शब्द है अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, प्लेनेटाई, ठीक है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, ठीक है, अर्थात चारों ओर घूमने वाला, ठीक है दोस्तों। कितना शॉर्ट में लिखा गया है बहुत सारे भाषा को, ठीक है, इसको सारांश भी कह सकते हैं। तो आपको नोट्स ऐसी मेकिंग करना है जिसका रिवीजन आप आसानी से कर सकें। अब आने वाला है सौर मंडल, ठीक है दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सौर मंडल। यहाँ पे देख सकते हैं सौर मंडल में मतलब सूर्य के अलावा 8 ग्रह हैं, ठीक है दोस्तों, जिसे सौर मंडल कह सकते हैं। और बीच में क्या है, क्षुद्र ग्रह, ठीक है दोस्तों। इसे एक यूपीएससी 2013 में एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि बताइए कि किस ग्रह के अंतर्गत बीच में क्षुद्र ग्रह आते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्स और जुपिटर के ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह आते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन यूपीएससी के प्री में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और एक क्वेश्चन सौर मंडल के एक चैप्टर से है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो है ध्रुव तारा से भी है, ठीक है दोस्तों। आप आगे वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या क्वेश्चन था ध्रुव तारा से यूपीएससी प्री में ही, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसकी वैल्यू समझ ही सकते हैं कि क्लास 6 की वैल्यू कितनी है। 2 क्वेश्चन इससे रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। फ्रेंड्स अब पहला देख सकते हैं, ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण,
ठीक है, जो ग्रह सौरमंडल में ये 8 ग्रह हैं, आपको ध्यान रखना है। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, बृहस्पति मतलब जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है दोस्तों, 8 ग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, सो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अंडरलाइन किया है कि आंतरिक ग्रह और ब्रह्मा ग्रह। तो आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? तो दोस्तों आंतरिक ग्रह की संख्या 4 होती है। ठीक है दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। और ब्रह्मा ग्रह की संख्या कितनी भी होती है? 4 होती है। जो सूर्य से दोस्तों नजदीकी ग्रह को कह सकते हैं आंतरिक ग्रह, और जो सूर्य के जो बहुत ही दूर है, काफी दूर है, उसे कह सकते हैं ब्रह्मा ग्रह। यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि बताइए कि आंतरिक ग्रह और ब्रह्मा ग्रह में क्या अंतर है। तो आपको अंतर ऐसे दर्शाना है। सूर्य के बहुत नजदीकी ग्रह आंतरिक ग्रह पहला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है ये ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आंतरिक ग्रह है चट्टान से बने होते हैं, और जो ब्रह्मा ग्रह है वो है सूर्य के बहुत दूर है, आकार में बहुत छोटे हैं, और ये गैसीय तथा तरल पदार्थों से बने होते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं देने आया हूँ, जितना भी डाटा इंक्लूड है एनसीईआरटी के चैप्टर 1 में। ठीक है दोस्तों, जो पृथ्वी में हमारा सौरमंडल है दोस्तों, उतना ही मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ। मैं अलग से दोस्तों इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मैं उससे रिपीट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि कक्षा 6वीं की दोस्तों हम दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। और आगे जब हाई लेवल की क्लास में जब पढ़ेंगे हम लोग 8 9th में, तो हम डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ दोस्तों बता दूं कि कक्षा 6वीं के अंतर्गत दोस्तों इससे ज़्यादा नहीं दिया गया है। ठीक है, जो मैंने नोट्स में मेंशन किया है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पूर्णिमा। ठीक है दोस्तों, हमने ये दोस्तों टेक्स्ट बुक में ही पढ़ लिया था दोस्तों। मैंने इस टेक्स्ट बुक इसलिए लगाया है क्योंकि दोस्तों नोट्स पे कोई बिलीव नहीं करता है, इसलिए दोस्तों आप समझ जाओगे मेरा नोट्स कैसा है। तो यदि आपको नोट्स मेरा अच्छा लगा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को वहाँ से जाके ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको अच्छा लगा हमारा चैनल, तो हमारे चैनल फोकस ऑन स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे 6 to 12 आपको एकदम डिटेल के साथ हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये मेरा बिलीव रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं मैंने बनाया था बुक में सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जो तो दोस्तों ये डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं, शनि, यूरेनस, ठीक है, और नेपच्यून यहाँ पे देख सकते हैं। जो सारे ग्रह हैं, ठीक है दोस्तों, 8 ग्रह हैं यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि बताइए कि कौन से ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं। तो आप कह सकते हैं बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है दोस्तों, ये बस एनसीईआरटी की किताबें मिलता है। ठीक है दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि एनसीईआरटी में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में क्षुद्र ग्रह दिया है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह का डिटेल एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। जितना दिया गया है दोस्तों उतना ही पढ़ना है, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक ही कंटेंट पे बिलीव रखिए, एक ही किताब को बार बार पढ़िए दोस्तों, उसी से आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है। ठीक है, 20 किताब मत पढ़िए, एक ही किताब को 20 बार पढ़िए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं जो दिया गया है कुछ। तो पहला है बुध ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह है, किसे कहते हैं? आंतरिक ग्रह है। ठीक है दोस्तों, ये चारों आंतरिक ग्रह है, मैंने बता दिया है नोट्स में। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है। ठीक है, इसको बुध को। और जो शुक्र को लगता है वो दोस्तों 255 दिन, मतलब सूर्य को चारों ओर चक्कर लगाने में 255 दिन, पृथ्वी को 365 दिन, मंगल को 687 दिन। आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट डाटा है आपको ध्यान याद कर लेना है। नेक्स्ट डाटा देख लेते हैं बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह कितने में लगाता है? 11 साल 11 महीना। ठीक है दोस्तों, 11 साल 11 महीने में वो लगाता है। नेक्स्ट है शनि। शनि कितने दिन में लगाता है? वो है 29 साल 5 महीने। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यूरेनस। यूरेनस कितने दिन में लगाता है? 84 साल में। ठीक है दोस्तों, 84 साल में यूरेनस लगाता है। नेक्स्ट है नेपच्यून। नेपच्यून है 164 साल में लगाता है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आंतरिक ग्रह और ब्रह्मा ग्रह के बारे में बता दूं। आंतरिक ग्रह होते हैं जो चट्टानों से मिलकर बनाते हैं, और जो ब्रह्मा ग्रह होते हैं जो सूर्य से काफी दूर होते हैं वो ब्रह्मा ग्रह कहलाते हैं, जो गैसीय से मिलकर बनते हैं, गैस तरल पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। आपको ध्यान रखना है, मैंने शॉर्ट में बता दिया, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट में बता दिया है ऐसी नोट्स में। चलिए दोस्तों, अब आगे पढ़ लेते हैं। जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्णिमा तथा अमावस्या। 15 दिन के अंतराल पर होते हैं। ठीक है दोस्तों, पूर्णिमा तथा अमावस्या 15 दिन के अंतराल पर होते हैं। आपको मैंने बता दिया है दोस्तों, ये सारा मैंने कवर कर दिया है। सप्तऋषि के बारे में भी कवर कर दिया है, जो भारत के 7 प्राचीन ऋषि थे उसके बारे में भी कवर कर दिया है। उस 7 ऋषि का नाम क्या था? ऋतु, पुलह, पुलस्त, अत्रि, अंगिरा, वरिष्ठ, मरीषि आदि। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। दोस्तों जो अगला हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट वो है जियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, आपको देख सकते हैं जियोलॉजी से मिलकर बना है पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री से बना है पृथ्वी का मापन, और जियोइड से बना है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जो अगला हमारे पास डाटा है वो है शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कह सकते हैं।
आकार तथा आकृति समान है शुक्र ग्रह की। उपनाम क्या है? शाम का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन और पृथ्वी की भग्नी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको एक ध्यान बता दूं दोस्तों, सिलेक्टेड नोट्स पढ़ने हैं आपको, ठीक है, सिलेक्टेड नोट्स पढ़ना है मैं, और मिनिमम कंटेंट पढ़ना है, ठीक है दोस्तों, ज्यादा कंटेंट के चक्कर में मत रहिए। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्लूटो, ठीक है, प्लूटो को बौना ग्रह कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको पता हो कि 8 ग्रह है अभी वर्तमान में, 9 ग्रह पहले होते थे जो 2006 में इसको निकाल दिया गया, जिसको ड्राफ्ट प्लेनेट कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों, बौने ग्रह को ड्राफ्ट प्लेनेट कह सकते हैं। जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं, अगस्त 2006 में आंतरिक खगोलीय संगठन ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। प्राचीन खगोलीय शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मेरा विश्वास मानिए कि आपको एक भी डाटा नहीं छूटेगा एनसीईआरटी से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों, क्लास 6 की ज्योग्राफी में चैप्टर 1। नेक्स्ट है पृथ्वी। पृथ्वी दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है, ठीक है दोस्तों। देखिए मैंने कितना शॉर्ट में लिखा है, आपको एकदम लाइन बाय लाइन नहीं उतारना है, आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों, जो रिवीजन करने के लिए आपको बेस्ट रहेगा। आप बुक नहीं बना रहे हैं कि एकदम डिटेल के साथ जैसा आप समझ जाए समझ लीजिए वही अच्छा नोट्स है। दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है, आकार में 5वां ग्रह है पृथ्वी, रंग नीला है, उपग्रह चंद्रमा है और 2/3 सतह पर पानी है, ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, वह खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है दोस्तों, उपग्रह कहलाते हैं। देखिए मैंने कितना लेजी हूं, उपग्रह का मैंने डेफिनेशन यहीं पे लिख दिया है कि वह खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को मून पर कदम रखा था, ठीक है दोस्तों, मून पे कदम रखा था दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। अब अगले पे चलते हैं फ्रेंड्स, अब अगले पेज पे आ गए हैं, आप चंद्रमा के बारे में पढ़ लेते हैं। जो चंद्रमा उपग्रह है, ठीक है, पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में लगाता है, ठीक है दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में लगाता है। साथ ही इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है, मतलब 27 दिन में वो चंद्रमा का, मतलब 27 दिन में वो पृथ्वी का चक्कर और अपने अक्ष पर एक चक्कर पूर्ण करता है। इसी कारण पृथ्वी में हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है, ठीक है दोस्तों, इसी कारण हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है पृथ्वी से। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3,84,400 किलोमीटर है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में उपस्थिति कुल भारतीय उपग्रह कौन कौन से हैं। तो दोस्तों मैंने काफ़ी जो बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं, लेकिन मैंने एनसीईआरटी से रिलेटेड लिया है, जो एनसीईआरटी की बुक में दिया है वो है इनसेट, आईआरएस और एडुसेट और आर्यभट्ट, जो इंपॉर्टेंट उपग्रह हैं, भारतीय उपग्रह। जो नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह, ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था जुपिटर और मार्स के बीच में जो स्थित है क्षुद्र ग्रह। अब उसके डिटेल्स के साथ चर्चा करते हैं। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि मार्स और जुपिटर के बीच दोस्तों एक पट्टी है जिसे क्षुद्र ग्रह कह सकते हैं। असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों, कितना छोटा, इसका डेफिनेशन मैंने लिखा है, आपको याद हो जाएगा। मंगल तथा बृहस्पति के बीच है, ठीक है दोस्तों, मंगल और बृहस्पति के मध्य आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उल्का पिंड, ठीक है, एस्ट्रॉइड जिसे कह सकते हैं। पत्थरों के असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर उल्का पिंड कहलाता है, ठीक है दोस्तों, पत्थरों के असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उल्का पिंड कहलाते हैं। तो नेक्स्ट है आकाशगंगा। पहचान क्या है? आकाश में चौड़ी सफेद पट्टी वाली लाइन। चमकदार रास्ता, दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, चमकदार रास्ता, करोड़ तारे, बादल वगैरह इसी के समूह होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो इस अध्याय का अगला टॉपिक है हमारे पास, जो लास्ट टॉपिक है वो है ब्रह्मांड, ठीक है दोस्तों। ब्रह्मांड की परिभाषा क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट में लिखा है, लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और ब्रह्मांड, ठीक है दोस्तों, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और आकाशगंगा की जो इतिहास रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आकाशगंगा मतलब नाम कैसे पड़ा। तो प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, ठीक है दोस्तों, बहती नदी से की गई थी, मतलब प्रकाश की एक बहती नदी, ठीक है दोस्तों, प्रकाश की एक बहती नदी को हम आकाशगंगा कह सकते हैं। इसलिए दोस्तों इसका इतिहास दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में पूछा भी जा सकता है आपसे। फ्रेंड्स जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूपीएससी प्री 2012, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है पोल स्टार से, ठीक है, जो जिसे ध्रुव तारा कह सकते हैं। यदि आपने पोल स्टार समझ लिया होगा तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेले खड़ा था, ठीक है, उसे अपने गांव जाना था, ठीक है दोस्तों, उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसके गांव पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा रास्ता अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा, ठीक है दोस्तों। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ध्रुव तारे की दिशा में चले, ऑप्शन बी है ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर रखकर, ऑप्शन सी है तारे की विपरीत दिशा में, और ऑप्शन डी है तारे को दाईं ओर रखकर, ठीक है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट से बताना है। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।